तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर का मैं सब पूरा वन शॉट में कंप्लीट करने वाला हूँ और ये इसमें आपका फुल एनसीईआरटी कवर्ड होगा और ये फ्री हैंड रिटन नोट्स होगा। जैसे देखिए आप बना सकते हैं खुद से भी इसको फ्लैश कार्ड के रूप में, एकदम आराम से आप तुरंत फटाफट रिवाइज कर सकते हैं इसको इससे देख करके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम जानेंगे कि चार्ज जो होता है एक एटम के ऊपर, वो हमारा मेन फंडामेंटल इसका ये होता है पार्टिकल मैटर का। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है कोई चार्ज और कोई निगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसके एसआई यूनिट पे जाते हैं। अब इसके बाद तो एसआई यूनिट इसका है कॉलम, और ये जो है सो स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अब जानेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा ये डील करता है विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे रेस्ट पे होता है ना उसको, और वहीं पे करंट इलेक्ट्रिसिटी डील करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि मोशन कर रहे होते हैं, वो रेस्ट पे नहीं होता है। तो स्टैटिक का आप ये समझ सकते हैं, स्टैटिक मतलब रुका हुआ और करंट मतलब जो अभी मूवमेंट में है, मोशन में है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिस स्पीड से आपका ये होता है ना चार्जेस का पास, मतलब चार्जेस जो फ्लो करता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका एक ये फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हो, मतलब ये ऐसा यूनिट उसका हो जाता है एम्पियर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और टाइम के लिए टी। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन बनता है कि आई इज इक्वल टू क्यू पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाता है एम्पियर इसका ऐसा यूनिट। फिर 1 कॉलम ऑफ चार्ज अगर फ्लो करता है थ्रू क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, तब उसको हम 1 एम्पियर ऑफ करंट कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कि इलेक्ट्रिक सर्किट हम किसे कहते हैं। तो द क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू जो है सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो एक टिपिकल जैसा मतलब हमारा सर्किट होता है, इसमें देख सकते हैं कि ये सब चीज़ मौजूद रहता है कि एक एमीटर रहेगा, बैटरी की, और यहाँ पे आप इसको भी देखेंगे कहीं कहीं वोल्ट मीटर भी रहता है, और यहाँ पे फिर बल्ब है इसमें। तो ये एक सिंपल सा टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 3 सेल लगा हुआ है आपका। ओके, तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कन्वेंशनली मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पहले से ऐसा माना जाता था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो पॉजिटिव चार्जेस का है थ्रू कंडक्टर, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट मानते थे। पर जैसे अब देखा गया कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट इज डायरेक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो कि पहले माना जाता था कि आपका प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट मानते थे, पर अब देखा गया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस डायरेक्शन से करंट फ्लो करता है। तो ये हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो इसमें आपको मतलब मानना पड़ेगा कहीं पे भी जो होता है, तो दिखाना पड़ेगा कि ये कन्वेंशनली जो पॉजिटिव प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट जाता है। पर अब जो है सो कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, उस डायरेक्शन में आपका ये करंट रहता है। ठीक है,
फिर आ जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर वोल्टाइक सेल। तो ये एक डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी मतलब यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी नो यहाँ पे केमिकल एनर्जी नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है उसे हम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो ये मतलब आपका सिंपल सेल हो गया, बैटरी जिसको कहते हैं, तो वो आ जाता है इधर। फिर उसके बाद आ जाता है आपका गैल्वेनोमीटर। तो ये एक डिवाइस होता है जो कि डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर आपका काफ़ी सिंपल सा डिवाइस होता है, उसमें बस इतना ही पता चलता है कि करंट थोड़ा सा भी है या नहीं है। तो अगर उसके थ्रू ज़्यादा करंट पास होता है तो वो फ्यूज़ भी हो जाता है। तो क्योंकि हम करंट को मेज़र करने के लिए एम मीटर का यूज़ करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है वो प्रेजेंस ऑफ करंट देखा जाता है इससे। फिर आ जाता है हमारा वही एम मीटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेज़र किया जाता है इसके थ्रू जो करंट कितना है इन अ सर्किट। ठीक, ये इसमें इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, और इसमें मतलब इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, ठीक है, और पैरेलल में किया जाता है कनेक्ट आपके इसको इलेक्ट्रिक ये वोल्ट मीटर को। ठीक, और उसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे। तो जैसे एक पॉइंट है, यहाँ पे इतना पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है कि जब दो पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी में, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहता है। ठीक है, तो उसी को जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस को ही जो है सो वोल्टेज कहा जाता है, जो कि इक्वल होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द स्टैटिक फील्ड। मतलब एक यूनिट ऑफ चार्ज को वन पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं अगेंस्ट द स्टैटिक फील्ड, तो फिर वहाँ पे जैसे आपको उससे मतलब इक्विवेलेंट होता है वोल्टेज आपका। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है वोल्ट, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 वोल्ट हम तब कहते हैं जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होता है इन अ कैरिंग 1 कॉलम ऑफ चार्ज, तब जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक, जैसे मतलब एक जूल काम होता है एक कॉलम ऑफ चार्ज को ले जाने में, तो उसे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू JC टू द पावर -1 या 1 जूल अपॉन C, दोनों इक्विवेलेंट ही हुआ। फिर आ जाता है भाई हमारा वोल्ट मीटर। तो ये एक डिवाइस होता है जो कि यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। ये हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। तो ये आप मेजर होता है इसके थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये उसके लिए काम आता है। फिर हमेशा इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया वोल्ट मीटर का जैसे, और इसका सिंबल होता है वोल्ट मीटर का, ये V टाइप से रहता है, वहीं पे A हो जाएगा तो आपका M मीटर हो जाएगा। ओके, फिर ये हमें नोट करना होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल एम मीटर का वो 0 होता है, और वहीं पे रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है, मतलब इन्फिनिटी हो तो वो सही कहा जाता है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आइडियल बनाया गया बस। फिर उसके बाद ओम्स लॉ।
इस लॉ के थ्रू मतलब ये लॉ बताता है कि द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट्स प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसका मतलब हो गया कि करंट जो होता है एक कंडक्टर के थ्रू दो पॉइंट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के अक्रॉस टू पॉइंट्स। तो इसको हम जो है सो इस एक एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आपका पोटेंशियल डिफरेंस और I हो गया करंट। और हम ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR, ठीक, जहाँ पे R रेसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो VI ग्राफ में जब हम देखेंगे तो ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन विच स्लोप्स इक्वल टू R, मतलब जितना ये स्लोप होता है उसका वो हमेशा रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। तो इसी से पता चलता है कि ये V इज इक्वल टू IR होता है। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि VI जो है सो यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ऐसा बनता है VI ग्राफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, फिर आ जाता है हमारा रेसिस्टेंस। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, जो चार्ज उसके थ्रू पास कर रहा है उसको रेसिस्ट करने का, उसी को रेसिस्टेंस कहता है। तो ऐसा यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का वो होता है ओम, और 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर का होता है। तो 1 वोल्ट को जब 1 एम्पियर का ये करंट रहता है और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो रेसिस्टेंस होता है वो 1 ओम होता है। तो इसको इस तरह से सेंटेंस में लिख सकते हैं when potential difference is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, then resistance will be 1 ohm। तो ये जब पूछा जाता है कि when we say that the resistance is 1 ohm, तब आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रियोस्टैट। तो रियोस्टैट कुछ ऐसा ये नहीं है, बस आपका एक तरह से एक डिवाइस होता है जो कि वेरी कर सकता है अपने रेसिस्टेंस को, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टर, जिसका यूज़ होता है करंट को रेगुलेट करने में विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज। मतलब उसका जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है वो चेंज किए बिना जैसे उसके करंट को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं रियोस्टैट का, ठीक है। फिर आ जाता है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये डिपेंड जो करता है फैक्टर्स हो गया आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन जितना छोटा होगा, मतलब एरिया जो होता है लेंथ का, जैसे 3 mm 2 mm 5 mm, तो इसमें जितना कम रहेगा उतना कम जो है सो रेसिस्टेंस होगा। नहीं, जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। इसको आप एक तरह से देख सकते हैं कि जैसे कोई ये रास्ता है जो कि बहुत छोटा है, मतलब चौड़ाई उसकी छोटी है, तो उसके थ्रू जो चार्जेस जब पास करेंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, तो इससे रेजिस्टेंस होगा। वहीं पर अगर कोई बहुत चौड़ा रास्ता है तो उसमें अगर चार्जेस पास करते हैं तो उनको कहीं टकराने की ज़रूरत नहीं, सबको फ्री रास्ता मिल रहा है अपना जाने का, तो वही हो जाता है। फिर उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर हम जितना इंक्रीज़ करेंगे वो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है डिपेंड करता है कि कौन सा नेचर है आपके मटेरियल का। वो नेचर आपका मतलब कोई ऐसा होगा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा,
तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा उसमें ज़्यादा होगा। तो बस सिंपल सा यही है। फिर इसके बाद आ जाता है रेसिस्टिविटी। ये एक वायर के थ्रू एक यूनिट लेंथ ऑफ मतलब एक मीटर का अगर मान लीजिए तो 1 मीटर वायर के थ्रू कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, और उसका मतलब 1 mm का ये है क्रॉस सेक्शन और 1 मीटर लेंथ है, तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी को हम ये रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, और ये चेंज नहीं होता है विद द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब लेंथ कितना भी बढ़ा दे या फिर एरिया कितना भी बढ़ा दे, उस सब से इसको कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। ये सिर्फ चेंज होता है विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो इसका रेसिस्टिविटी कम होता है किसी कंडक्टर का। फिर रेंज जो होता है रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉयज़ का, वो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। ठीक है, फिर रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर वो 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर होता है। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा का डिफरेंस होता है। इसी कारण कोई इंसुलेटर होता है और कोई कंडक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो ये तो जानते हैं कि एलॉय जो बनता है उसका प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। तो जनरली यही देखा जाता है कि एलॉय बनने के बाद उसका जो रेसिस्टिविटी है वो कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है उसका रेसिस्टिविटी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। ठीक है, और एलॉय जो है सो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब जलता नहीं है जल्दी हाई टेम्परेचर पे। इसी कारण इसको जो है सो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस आपका हो गया हीटर, गीजर, ये पानी गर्म करने वाला जो रॉड होता है उस सब में। ठीक है, उसके बाद फिर कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। ये मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर सबसे अच्छा माना जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। तो इसी को जनरली हम जैसे ट्रांसमिशन लाइन्स सब पे यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर सब पे इस सब। फिर उसके बाद आ जाता है रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो जब या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं जिससे कि उनका सेम करंट फ्लो करे उन सब में, तब वो हो जाता है सीरीज में आ जाता है। तो इसमें टोटल रेसिस्टेंस जो है सो सब के सम के इक्वल होता है। जैसे R1 इतना है, R2 इतना है, R3 इतना है, तो तीनों को सम कर देंगे तो जो है सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर वहीं पे आ जाता है एक रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, जिससे कि एक प्रोवाइड करता है सेपरेट पाथ फॉर करंट, उसको हम पैरेलल में कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सो रेसिप्रोकल का जो कंबाइंड रेसिस्टेंस जो होता है उसका जो सम होगा, मतलब सम ऑफ द रेसिप्रोकल जो हो जाएगा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का, वो आपका जो है सो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो जैसे कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, इस तरह से आपका होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को जो है सो पास किया जाता है थ्रू कंडक्टर में, तो हीट उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। तो इसमें ये कहता है कि हीट जो प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जितना करंट फ्लो हो रहा है उसका जो स्क्वायर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक। फिर उसके बाद उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो भी जितना ज़्यादा होगा हीटिंग उतनी ज़्यादा होगी। फिर द टाइम फॉर विच करंट इज़ पास्ड, मतलब जितने टाइम के लिए जो है करंट पास करेंगे, जितने ज़्यादा टाइम के लिए उतनी ज़्यादा हीटिंग होगी। फिर इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से कि कितना हीट जनरेट होता है, तो I² RT होता है इसका। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मतलब IR को जब आप एक ये हटा देते हैं तो वोल्टेज आ जाता है, तो VIT से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका हीटिंग। फिर आ जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो आपका इफेक्ट है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, कुछ अप्लायंसेस में लगा देते हैं, जैसे कि वाटर हीटर्स, फिर इलेक्ट्रिक आयरन, इस सब में लगा करके यूज़ करते हैं। और इसी इफेक्ट पे हमारा बल्ब भी जो है सो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एकदम पतले से बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वाले टंगस्टन से, तो उसका फिलामेंट जो है सो वाइट हो जाता है और एकदम गर्म हो करके और वो लाइट एमिट करने लगता है। तो बस इसी प्रिंसिपल पे ये भी आ गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये क्या होता है, तो ये टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ गिवन टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है सो कितना वर्क डन किया गया मेंटेन करने में इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ टाइम के लिए, तो ये भी हो जाता है आपका I² RT जूल के बराबर ही। तो यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो ये कुछ नहीं, मतलब एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम यूज़ करते हैं इसको, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को इन केस मतलब जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोडिंग। तो जैसे फ्यूज़ जो है सो एकदम प्योर टीन या फिर एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन से बनता है। फिर इसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में विथ लाइव वायर्स, ठीक है। फिर इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और करंट कैपेसिटी जो फ्यूज का होता है वो स्लाइटली हायर होता है अप्लायंसेस से, ठीक। तो वो जो है सो जैसे ही मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो ऑटोमेटिकली जल जाएगा। तो यही चीज़ होता है, फिर आपका करंट पास करना रुक जाएगा। तो यही काम करता है। फिर उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर। तो जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इसका ये आ जाता है, मतलब एक्सप्रेस करते हैं P = VI। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि I² R भी ये हो सकता है, और इसको एक और तरीके से जो V² R भी कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है SI यूनिट पावर का वाट, और 1 वाट = 1 वोल्ट × 1 एम्पियर होता है, ठीक। तो इसके बाद अब आ जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का हो जाता है किलोवाट आवर। तो 1 kWh किलोवाट आवर होता है आपका 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। और इसी को हम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं, जो कि हमारे घर सब में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है तो उसमें यूनिट के हिसाब से ही जोड़ा जाता है। तो ये हो गया। फिर आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो जिस रेट से जो है अप्लायंसेस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, उसी को हम जो है सो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें वाट का बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका SI यूनिट जो है ये मतलब SI यूनिट होता है पावर का। और पावर जो होता है एक अप्लायंस का वो 1 वाट होता है अगर 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है उसके थ्रू। जब उसके ऊपर मतलब फ्लो करता है 1 वाट ऑफ, मतलब 1 वाट तब कहते हैं जब 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब हम उस पर 1 वोल्ट का उसके अक्रॉस एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं।
ठीक है। इसका ये भी हो जाता है कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड या फिर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, इस तरह से भी होता है। फिर या फिर ये भी होता है कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल, मतलब 1 जूल पर सेकेंड को ये कहते हैं। फिर उसके बाद 1 किलो वाट हो जाता है 1000 वाट। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। फिर आ जाता है किलो वाट आवर, तो ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। और 1 किलो वाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कंज्यूम किया जाता है अप्लायंस, कंज्यूम्ड बाय 1000 वाट अप्लायंस इन 1 आवर। मतलब 1 किलो वाट तब कहेंगे जब 1000 वाट कंज्यूम करने वाला कोई अप्लायंस जैसे 1 घंटे तक वर्क करता है, तो वो जो है सो 1 किलो वाट कहता है। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आ गया हमारा पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग क्या होता है किसी अप्लायंस का? तो पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड बाय द अप्लायंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द मार्क्ड वोल्टेज ऑफ द मेंस। तो जैसे अगर कोई वोल्टेज एक मार्क रहता है कि हाँ इतना वोल्टेज अगर अप्लाई होगा तो ये आपका 100 वाट लेगा, तो इसका मतलब हो गया ये 100 वाट 220 वोल्ट इसका अगर पावर रेटिंग है, तो इसका मतलब जब आप 220 वाट इस पर अप्लाई कीजिएगा तो आपका 100 वाट पर सेकेंड कंज्यूम करेगा वो अप्लायंस। तो यही होता है आपका पावर रेटिंग। उसके बाद एफिशिएंसी जो होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, तो ये रेशियो होता है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का। ठीक है। तो एफिशिएंसी जब n अगर हम मानते हैं इसको, तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर ही इसका एफिशिएंसी मतलब निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट और एकदम रैपिड वे में आपका रिवीजन हो गया। पूरा इलेक्ट्रिसिटी आप समझ सकते हैं कि ख़त्म हो गया आपका। अब इससे ज़्यादा मतलब और कुछ पॉइंट ऐसा होता नहीं है। अब न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो वो आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने फार्मूलाज मैंने बताया उस सब के बेसिस पे, तो आपका ईजी वे में ये चैप्टर 100% CBSE के पर्सपेक्टिव से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये एक मोटिवेशन कोट ध्यान रखना है कि लर्निंग जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका सबसे बेस्ट बात क्या है ना कि कोई दूसरा आपसे ये वापस नहीं ले सकता है। ठीक है। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, ना ही मेरे लिए, ना ही अपने मम्मी पापा के लिए या फिर किसी और के लिए जो सोचिएगा, तो वो नहीं है, आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये कोई आपसे वापस ले नहीं सकता है। इसी कारण मन लगा के पढ़िए, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।